बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर पर बात करने वाले हैं। हम चर्चा की शुरुआत राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर RRBMU अलवर द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन से करते हैं। बीए पार्ट थर्ड में 2 पेपर हैं, तीसरा पेपर प्रैक्टिकल का है। पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इसके बारे में हमने बात की हुई है। पेपर सेकंड में हमारे पास 3 विकल्प हैं। पेपर सेकंड है एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, सेकंड बी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और सेकंड सी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के नाम से है। हम पेपर सेकंड है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, इसका अध्ययन करेंगे। तो पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, 3 खंडों में बांटा हुआ है। सेक्शन ए में जो हमें पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अवकलन और समाकलन, एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में इनके उपयोग, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स और सारणिक, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन का हल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, कॉन्वेक्सिटी एंड कॉनकेविटी, उन्नतोदरता व अवनतोदरता। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंदर हमें जो पढ़ना है वो नेचर ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, उपयोगिता फलन की प्रकृति, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र की विशेषताएं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता अधिकतमकरण, डिमांड फंक्शंस, मांग फलन जिनमें ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटेड, साधारण और क्षतिपूरित मांग फलन, प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी, कीमत व आय लोच, रिलेशंस इन डिमांड एनालिसिस, स्लट्स की इक्वेशन इनटू कमोडिटी केस, 2 वस्तुओं की स्थिति में स्लट्स की समीकरण, इलास्टिसिटी फॉर्म एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, स्लट्स के समीकरण का लोच रूप व इससे निकलने वाले महत्वपूर्ण परिणाम या इसका निर्वचन। इसके अलावा इनकम एंड लेजर, आय व आराम, डेरिवेशन ऑफ लेबर सप्लाई फंक्शंस, श्रम के पूर्ति फलन का निरूपण एंड इट्स प्रॉपर्टी और इसकी उपयोगिता। सेक्शन बी में हम थ्योरी ऑफ फर्म के सिद्धांत, प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें उत्पादन फलन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेल बिहेव्ड एंड होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, एक सुव्यवहारित और समरूप उत्पादन फलन की विशेषताएं जिसमें कॉब डगलस एंड CS प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस और स्थिर प्रतिस्थापन लोच फलन, प्रोडक्ट कर्व, आउटपुट एलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर इन फैक्टर, साधन की उत्पादन लोच, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोक्वांट, समोत्पाद वक्र की विशेषताएं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, समरूप उत्पादन फलन की
प्रतिस्थापन लोच, लीनियरली होमोजीनियस एंड कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, रेखीय सजातीय एवं कॉब-डगलस उत्पादन फलन, ऑप्टिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ ए फर्म, एक फर्म का अनुकूल व्यवहार जिसमें हमें कॉन्स्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रतिबंधित लागत न्यूनतमकरण, कॉन्स्टेंट आउटपुट मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रतिबंधित उत्पादन अधिकतमकरण और लाभ अधिकतमकरण का अध्ययन करना है। इनपुट डिमांड फंक्शंस, साधन मांग फलन, प्रॉपर्टीज एंड डेरिवेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इनपुट डिमांड फंक्शन, उत्पादक के साधन मांग फलन की विशेषताएं और उसका निरूपण, कॉस्ट फंक्शंस, कॉस्ट फंक्शन में हमें प्रॉपर्टीज एंड डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस, हमें लागत फलन की विशेषताएं और अल्पकालीन व दीर्घकालीन लागत फलनों का निरूपण, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस, उपभोक्ता और उत्पादक की बचतों का अध्ययन इस खंड के अंदर हमें करना है। सेक्शन सी में हमें लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग, जिसको ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स मेथड, इसमें हमें जो ग्राफिकल और सिंप्लेक्स विधि से इसका अध्ययन करना है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ओनली, जो अधिकतमकरण की समस्या, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, आधा प्रदा विश्लेषण, इसके अंतर्गत हमें कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्थैतिक और प्रायोगिक, क्लोज्ड एंड ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल्स, बंद व खुला आधा प्रदा मॉडल, हॉकिंस साइमन कंडीशंस ऑफ वायबिलिटी, व्यवहार्यता की हॉकिंस साइमन की शर्त, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस आउटपुट, सकल उत्पादन का निर्धारण एंड वैल्यू एडेड इन इनपुट आउटपुट मॉडल, और वैल्यू एडेड मूल्य वृद्धि के बारे में जो है आधा प्रदा मॉडल के संदर्भ में हमें बात करनी है, पढ़ना है। थ्योरी ऑफ गेम्स, खेल के सिद्धांत, खेल के सिद्धांत में हमें 2 पर्सन कांस्टेंट सम गेम, 2 व्यक्ति स्थिर योग खेल, 0 सम गेम, शून्य योग खेल, मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स, ये जो खेल की रणनीतियाँ, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, प्रबल व्यूहरचना एंड सैडल पॉइंट सॉल्यूशन, और सैडल पॉइंट सॉल्यूशन का अध्ययन इसके अंदर हमें करना है। एक और जो चैप्टर है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, प्रथम क्रम की अंतर समीकरण, जिसके अंतर्गत हमें कॉबवे मॉडल का अध्ययन करना है। तो ये हमारा सिलेबस इसमें रहना है। इस सिलेबस जो से संबंधित, इस सिलेबस को जो कवर करने वाली बुक्स हैं, पेपर सेकंड एको, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो कुछ किताबें इसमें रिकमेंड की गई हैं। उनमें ये जेम हेंडरसन एंड आर.एल. क्वांट नाम के अर्थशास्त्रियों की माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, ए मैथमेटिकल अप्रोच, ये एक अच्छी किताब है। ये कोई अगर विशेष रुचि रखता है विद्यार्थी तो R.G.D. एलन की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है। B.C. मेहता की मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स, एस चांद एंड सन्स के नाम से उपलब्ध है। ऐसी चांग की किताब भी आपके लिए उपयोगी होगी, चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक किताब मैं और
आपको रिकमेंड करूँगा, ख़ासतौर से जो एस सेक्शन के अवकलन, समाकलन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, इन सब को लेकर है। प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नाथुराम की एक किताब है जो अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग नाम से हिंदी में उपलब्ध है। चाहे तो आप ये भी काम में लें, ये बड़ी उपयोगी रहेगी, ख़ास तौर से सेक्शन ए के जो टॉपिक्स हैं और सेक्शन सी के जो टॉपिक्स हैं, इनके लिए ये किताब बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी हुई है। तो अब हम चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन अपने चर्चा की शुरुआत अवकलन से करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि यदि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई फलन है, तो इस फलन में जो x है ये स्वतंत्र चर होता है, इसके कारण y में बदलाव आता है, y आश्रित चर है। तो x में परिवर्तन से y में परिवर्तन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब x में परिवर्तन से y में होने वाले परिवर्तन की दर दो तरह की होंगी। एक तो परिवर्तन की औसत दर, एवरेज रेट ऑफ चेंज, डेल्टा x में परिवर्तन के कारण y में जो परिवर्तन, x में परिवर्तन डेल्टा x के कारण y में होने वाला परिवर्तन डेल्टा y, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब डेल्टा x क्या है? डेल्टा x x2 माइनस x1, x में एक इकाई परिवर्तन हुआ है, इसके कारण y में जो परिवर्तन होगा वो y2 माइनस y1 है। तो x में एक इकाई परिवर्तन के कारण y में होने वाला परिवर्तन डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये परिवर्तन की औसत दर है। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा है, श्रम की सीमांत उत्पादकता के बारे में पढ़ा है, सीमांत लागत के बारे में पढ़ा है। आगे चल के जब हम अवकलन का उपयोग पढ़ेंगे तब हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सीमांत उपयोगिता को जब हम परिभाषित करते हैं तो हम यही तो कहते हैं कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। एक अतिरिक्त इकाई उपभोग करने से कुल उपयोगिता में परिवर्तन, यही हम कहते हैं। तो ये परिवर्तन की एक तरह से औसत दर है। परिवर्तन की दूसरी जो दर है वो तात्कालिक, एक होती है परिवर्तन की तात्कालिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि यदि डेल्टा x टेंस टू 0, शून्य की ओर जा रहा हो, अर्थात x में अति सूक्ष्म परिवर्तन हो, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx बन जाएगा। ये जो dy बाई dx है, यह है परिवर्तन की तात्कालिक दर है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू dy बाई dx। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम काम में लेते हैं। मान लीजिए कोई फलन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये फलन है, और इस फलन से बनने वाला वक्र जो ये है, ये वाला वक्र, यहाँ हमने x अक्ष पर x की मात्रा और y अक्ष पर y की मात्रा को दर्शाया है। x और y में जो परिवर्तन होंगे उनसे संबंधित ये फलन है। अब इस फलन में हम देख रहे हैं कि दो बिंदु हमने ले, a और b। इस बिंदु a और b
जब हम बिंदु ए से बी पर जाते हैं तो x में जो परिवर्तन होता है ए सी के बराबर है, डेल्टा x जिसे कहा है, यानी x2 माइनस x1, ये x में परिवर्तन है। इसके कारण y में जो परिवर्तन होगा डेल्टा y के बराबर, ये या बी सी जिसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो परिवर्तन की दर जो है डेल्टा y बाई डेल्टा x परिवर्तन की दर है। यहाँ ढाल के रूप में इसे हमने बताया डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ठीक है। अब यदि ये जो बिंदु B है ये A की तरफ आता चला जाए लगातार, तो ये जो चाप है ये छोटा होता जाएगा, डेल्टा x भी लगातार छोटा होता चला जाएगा। और यदि A में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो, लगभग शून्य के नज़दीक पहुंच जाए, यानी B बिंदु A के बिल्कुल नज़दीक B पहुंच जाए, तो उस स्थिति में बिंदु A पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे TT, तो इस बिंदु पर जो ढाल है इस स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर हो जाएगा। यानी A में बिंदु A और B बिंदु दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए, तो X में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हुआ एक तरह से। उस स्थिति में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, शून्य तो नहीं है लेकिन शून्य के निकट है, तो फिर ये डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या बन जाएगा, जब ये लिमिट लागू हो जाएगी तो ये dy बाई dx बन जाएगा। इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलज। तो मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अवकलन जो है वो परिवर्तन की तात्कालिक दर है, यानी एक बड़ा अंतराल दो चरों के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में ना होके बहुत सूक्ष्म परिवर्तन जो है स्वतंत्र चर में होता है। तो उस स्थिति में आश्रित चर में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन की दर है उसको ज्ञात करना, यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसे हमने अवकलन कहा है। और इसे हम कहते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन, जो है फलन y है तो x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करते हैं, उसे हम dy बाई dx से दिखाते हैं। अब हम बात करें अवकलन या चलन कलन, डिफरेंशियल कैलकुलस के प्रकार। तो ये 3 प्रकार का होता है। सरल अवकलन, सिंपल डिफरेंशिएशन। सरल अवकलन में हम क्या करते हैं, जब किसी फलन में केवल एक स्वतंत्र चर हो तो उस स्वतंत्र चर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए सरल अवकलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फलन हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो उसी स्थिति में dy बाई dx जब हम करते हैं x के सापेक्ष y का अवकलन, तो ये सरल अवकलन का उदाहरण हुआ। दूसरा प्रकार जो है आंशिक अवकलन का है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब किसी फलन में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा केवल एक स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण परतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए, जबकि दूसरा चर, बाकी अन्य चर हैं जो वो स्थिर हैं, उसे हम आंशिक अवकलन कहते हैं। उसमें वहाँ हम आंशिक अवकलन का प्रयोग करते हैं, उसे आंशिक अवकलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, एक फलन है जिसमें z x और y पर निर्भर करता है। तो उसी स्थिति में z यानी फलन का अवकलन x के सापेक्ष
इसे हम डेल कहते हैं, डेल, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स या एफ एक्स। अब x के सापेक्ष कर लिया, y को यहाँ हमने स्थिर रखा। अब x को स्थिर रखते हुए y के सापेक्ष अवकलन जब हम फलन का करेंगे तो डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू जेड वाई, या फिर इसे हम एफ वाई कहेंगे। तो ये आंशिक अवकलन की बात हुई। आगे जाके इनका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। तीसरा जो अवकलन का प्रकार है वो कुल अवकलन, टोटल डिफरेंशिएशन। इसमें जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा सभी स्वतंत्र चरों में एक साथ परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम कुल अवकलन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y एक फलन है। अब हमें कुल अवकलन करना है, टोटल डिफरेंशिएशन। तो dz, अब यहाँ किसी एक चर के सापेक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए dz इज इक्वल टू, अब सबसे पहले x के सापेक्ष, तो डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, फिर y के सापेक्ष प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। तो ये कुल अवकलन हुआ, फलन z का कुल अवकलन ये हुआ। तो अवकलन के तीन प्रकार हमने देखे, सरल अवकलन, आंशिक अवकलन और कुल अवकलन। हमारे लिए तीनों ही उपयोगी हैं। आगे जाके हमें ये पता लगेगा, जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम हमें इनकी उपयोगिता पता लग जाएगी। अब हम प्रारंभिक बीजगणित के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं जो आपने पढ़ी है पिछली कक्षाओं में, स्कूल में। जैसे घातांक है, इंडिसेज, इसके क्या नियम हैं? तो पहला है, यदि x की घात m इंटू एक्स की घात n, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं x रेस टू पावर m इंटू एक्स रेस टू पावर n हो तो ये बराबर होता है x की पावर m प्लस n, यानी घात जुड़ जाती है। ठीक है। दूसरा, यदि x की पावर m ब्रैकेट n हो तो, अब यहाँ ये घात जुड़ेंगी नहीं, ध्यान रखना, आपको ये अंतर पता होना चाहिए। तो उसी स्थिति में x की पावर m इंटू n, यहाँ गुणा हुई है दोनों। ठीक है। नेक्स्ट जो है x की घात m भाग x की घात n, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर m बाई x की पावर n। तो उस स्थिति में घात घट जाएगी, नीचे वाली ऊपर वाली में से नीचे वाली, x की घात m माइनस n। ये यहाँ घात घट रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि 1/x की पावर n हो तो उस स्थिति में ये बराबर होगा x की घात माइनस n के, यानी नीचे से ऊपर जब ये जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ ये घटा था। तो ये जो घात है इसका चिन्ह प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आगे जाके हमारे लिए काम आएंगे। नेक्स्ट है कि अंडर रूट एक्स, रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की घात आधी, 1/2। इसी तरह से यदि एक्स की घात p बाई क्यू हो तो ये बराबर होता है q रूट ऑफ एक्स रेस टू पावर p के। ठीक है, कुछ उदाहरणों से हम आगे अपनी बात को और अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट, x की घात 0
का मतलब होता है 1। x की घात 0 है तो इसका वैल्यू जो होगा 1 के बराबर होगा। अब हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। जैसे ये उदाहरण लिया हमने कि यदि x की घात 3, x की घात x की पावर 3 इंटू x की पावर 8, तो उस स्थिति में ये बराबर होगा x की पावर 3 प्लस 8 के, यानी 3 प्लस 8 बराबर 11, तो x की पावर 11 होगा। इसी तरह से 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। एक और उदाहरण लेते हैं कि यदि x की घात 7 बटा x की घात 2 हो, तो ये होगा x की घात 7 में से नीचे वाला जो है ये अब ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो x की घात 7 माइनस 2 बराबर x की घात 5। क्लियर। नेक्स्ट जो हमने घातों के गुणा का उदाहरण लिया था वो है कि यदि x की घात 4 ब्रैकेट घात 5 हो, तो ये बराबर होगा x की घात 4 गुणा 5 बराबर 20 के, क्योंकि यहाँ घात गुणा होंगी, जुड़ेंगी नहीं। तीसरा कि यदि 1 बटा एक्स स्क्वायर हो, तो ये बराबर होता है x की घात माइनस 2 के। जैसे हम ऊपर ले जाएंगे x को, तो इसकी घात है जो वो प्लस से माइनस हो जाएगी, धनात्मक से ऋणात्मक चिन्ह हो जाता है घात का। और अगर ये माइनस होता, -2 होता, तो ऊपर जाते हुए ये +2 हो जाता, तो उस स्थिति में x की घात 2 होता। नेक्स्ट x की घात 3 बटा 4, तो ये होगा जो ये नीचे वाला है ये सामने आ जाएगा, तो 4 रूट ऑफ x की घात 3, तो इसे हम कहेंगे 4 अंडर रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 3। तो ये घातांक के कुछ नियम हैं। अब हम कुछ लॉगरिथम्स, लघु गणक, जो आपने पहले स्कूल लेवल पे पढ़े हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन अगर किसी याद नहीं है तो अब हम उनको एक तरह से फिर से ताज़ा कर लेते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, लघु गणकों के नियम। ये गुणक नहीं, ये गणक है, ये ध्यान रखना, ये करेक्शन कर लेना आप। लघु गणक का आधार आधार पर होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक कॉमन लॉग जो 10 पर आधारित होता है, और दूसरा होता है नेचुरल लॉग जो कि जिसका आधार ई होता है। कॉमन लॉग का उदाहरण है जैसे लॉग ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स, यहाँ आधार ए है, बेसिकली ये लॉग ऑफ एक्स है जिसका आधार ए है, और ये लॉग ऑफ एक्स है जिसका आधार ई है। तो कॉमन लॉग का उदाहरण ये हुआ, और ये नेचुरल लॉग का उदाहरण हुआ। अब ये जब हम अवकलन करते हैं तो हम इसको नेचुरल लॉग फॉर्म में लेते हैं, यानी आधार ई पर होता है, तो इसलिए आधार परिवर्तन हमें पता होना चाहिए। अब जैसे इसका हम आधार परिवर्तन करें, जो ए पे आधार है, लॉग ऑफ एक्स का आधार ए है, इसको यदि हम प्राकृतिक लॉग फॉर्म में लें तो हम ऐसे लिखेंगे कि लॉग एक्स आधार ई इंटू लॉग ई आधार ए, तो ई से ई कैंसिल हो जाता है, उस स्थिति में ये लॉग ए आधार पर एक्स है, तो इसके बराबर होता है। इसलिए हमें जैसे और सारणी मान जब हम देखते हैं तो कॉमन लॉग फॉर्म में होता है, और 10 के आधार पर लॉग होगा, तब टेबल में हम वैल्यू देखते हैं।
हालांकि हमारे लिए यहाँ टेबल में वैल्यू देखने की स्थितियाँ बहुत कम आती हैं। सामान्य रूप से एग्जामिनेशन में लॉग की वैल्यू लिख दी जाती है यदि कहीं आवश्यकता होती है, क्योंकि सेपरेट टेबल नहीं दी जाती हैं। और लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से लॉग टेबल को देखा जाता है। अब लॉगरिथम्स के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम बात करें तो पहला, जैसे यदि log m इंटू n है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log m प्लस log n। दूसरा, यदि log m बाई n है तो इसमें हम क्या इसको लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log n। इसी तरह से ये है log ऑफ m रेस टू पावर n। log m की पावर n हो तो इसे हम लिखेंगे n log m। आगे जाके ये हम काफ़ी काम लेंगे ये वाला उदाहरण। log ऑफ रूट m, log अंडर रूट m हो तो यहाँ m की घात 1/2 होती है, ध्यान रखना। ये अंडर रूट का मतलब है m की घात आधी, तो घात आधी है तो घात पहले आ जाएगी, तो 1/2 log ऑफ m। इस तरह से कुछ नियम जो हमारे लिए उपयोगी होंगे उनके बारे में हमने बात की है। जैसा मैंने यहाँ लिख दिया है कि सारणी से मान निकालने के लिए हमें log को कॉमन log फॉर्म में 10 के आधार पर लेना होता है। तो ये हमने कुछ सामान्य गणित है उसके बारे में बात की है जो हमारे लिए उपयोगी होगी, जिसके जानकारी हमें होनी चाहिए। एक तरह से हमने ताज़ा कर लिया है जो हम अवकलन में और आगे समाकलन में इन सब को काम में लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि अभी तो ऐसा हमने कुछ नया डिस्कस नहीं किया है जो आपके लिए जिसमें कोई परेशानी हो। फिर भी यदि कोई परेशानी है तो आप मुझे मेरे अपने व्यक्तिगत नंबर से पे संपर्क कर सकते हैं। हम आज की अपने चर्चा को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अवकलन और अवकलन के नियम और उससे संबंधित बाकी अन्य जो क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है सिर्फ इतना पढ़ा है कि अवकलन क्या होते हैं, परिवर्तन की जो दरें हैं वो किस तरह की होती हैं। तो एक सामान्य सा हमने डिस्कशन किया है। आगे जाके हम इससे संबंधित समस्याओं का गहन अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जो हमने पढ़ा है इससे संबंधित सामग्री आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। थैंक यू।